तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गौर करने वाले हैं। एक ग्रेट रिवर्सल की कहानी। ये कहानी है कि कैसे जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना था, वो किसी दूसरे देश का गोदाम बनकर रह गया, और इस बदलाव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, एक तरफ था हाथ का हुनर, सदियों पुरानी परंपरा, और दूसरी तरफ थी मशीनें, उनकी बेहिसाब ताकत। तो ये सिर्फ कोई व्यापार की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक जबरदस्त टक्कर की कहानी है जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाला। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। मान लीजिए साल है 1750। उस वक्त तक अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह कब्जा नहीं किया था, और उस दौर में भारत ही दुनिया का कारखाना था। जी हाँ, और खासकर सूती कपड़ों के मामले में तो भारत का कोई सानी नहीं था। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि समझिए कि भारत उस वक्त एक ग्लोबल पावर हाउस था। तो सवाल उठता है कि ये दबदबा था क्यों? इसके पीछे ना दो बड़ी वजहें थीं। पहली, क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी जिसका कोई मुकाबला नहीं था, और दूसरी, हमारे कारीगरों का हुनर जो बस लाजवाब था। मतलब भारत से जो कपड़ा निकलता था वो सिर्फ एक चीज नहीं थी, उसे एक आर्ट पीस, एक कलाकृति की तरह देखा जाता था। इस उद्योग का असर इतना ज्यादा था कि आज भी हम जो भाषा बोलते हैं उसमें इसके निशान बाकी हैं। चलिए कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जो असल में व्यापार और इतिहास की पूरी कहानी कह देते हैं। पहला शब्द है मलमल। अब सोचिए, यूरोप के व्यापारी इराक के मौसूल शहर में हैं, और वहां वो अरब व्यापारियों के पास एक शानदार भारतीय कपड़ा देखते हैं। उन्हें वो शहर इतना याद रहा कि उन्होंने उस कपड़े का नाम ही रख दिया मलमल, यानी जो मूसूल से आया हो। अगला शब्द है कैलिको। पुर्तगाली भारत आए तो थे मसालों की खोज में, लेकिन जब वो कालीकट पहुंचे तो उन्हें कपड़ों का एक पूरा खजाना मिल गया, और जो कपड़ा वो यहां से वापस ले गए उसका नाम ही पड़ गया कैलिको, यानी सीधा कालीकट से आया हुआ। और फिर आता है छींट, जो सीधे हमारे हिंदी शब्द से ही बना है। ये फूलों वाले डिजाइन वाले कपड़े इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि यूरोप में एक तरह की फैशन क्रांति ही आ गई। आलम यह था कि इंग्लैंड की रानी तक को भारतीय छींट पहनना पसंद था। ये सिर्फ कपड़ा नहीं रहा, एक स्टेटस सिंबल बन गया था। और अगर इस वैरायटी का अंदाजा लगाना है तो ये नंबर देखिए। साल 1730 की ईस्ट इंडिया कंपनी की सिर्फ एक ऑर्डर बुक में 98 अलग अलग तरह के सूती और रेशमी कपड़ों का जिक्र मिलता है। सोचिए, ये भारत के कपड़ा उद्योग की रेंज और गहराई को दिखाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर बुलंदी के बाद एक ढलान भी आती है। तो अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां भारत का यह मजबूत ताना बाना उधड़ने लगता है, क्योंकि अब मैदान में दो नई ताकतें उतर चुकी थीं, कंपटीशन और टेक्नोलॉजी। ये स्लाइड उस टकराव को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ था भारतीय हथकरघा जो हाथ से बनता था, धीमा, कलात्मक और जाहिर है महंगा। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश मिल जो मशीनों से तेजी से बड़े पैमाने पर उत्पादन करती थी और इसलिए सस्ती थी। लेकिन सबसे बड़ा फर्क क्या था? ब्रिटिश मिलों को उनकी सरकार का पूरा सपोर्ट था, जबकि हमारे भारतीय कारीगर एकदम अकेले पड़ गए थे। और जब बाजार में मुकाबला करना मुश्किल हो गया तो खेल के नियम ही बदल दिए गए। यही था कैलिको एक्ट। हुआ ये कि इंग्लैंड के निर्माताओं ने अपनी सरकार पर दबाव बनाया और नतीजा भारतीय प्रिंटेड कपड़ों के इस्तेमाल पर ही रोक लगा दी गई। ये सीधे सीधे इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म था। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को कुछ ही पलों में बयां कर देती है। सब शुरू हुआ 1720 में कैलिको एक्ट से, फिर 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ, और 1786 में स्टीम इंजन ने ब्रिटेन को एक जबरदस्त तकनीकी बढ़त दे दी। और इसका नतीजा 1830 आते आते ब्रिटेन का सस्ता मशीन से बना कपड़ा भारत के ही बाजारों में धड़ल्ले से बिकने लगा। यह था पूरा रिवर्सल। लेकिन इस पूरे आर्थिक बदलाव की सबसे बड़ी, सबसे भारी कीमत किसने चुकाई? भारत के कारीगरों ने। सोचिए जरा, लाखों बुनकर और कताई करने वाले जिनकी पीढ़ियों से चली आ रही कला ही उनकी रोजी रोटी थी, वो रातों रात बेरोजगार हो गए। कईयों को मजबूरी में खेतीबाड़ी करनी पड़ी, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ भागे, और कुछ को तो गिरमिटिया मजदूर बनाकर दुनिया के दूसरे कोनों में भेज दिया गया। कपड़ों की कहानी जैसी ही एक और कहानी है, एक और भारतीय उद्योग की, जो अपनी क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, और वो था स्टील। इसकी कहानी शुरू होती है एक महान योद्धा और उसकी लेजेंडरी तलवार से। ये कहानी है टीपू सुल्तान की तलवार की। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि ये इंडियन इंजीनियरिंग और मेटलर्जी का एक जीता जागता नमूना था।
कहते हैं इसकी धार इतनी तेज और ये इतनी मजबूत थी कि ये दुश्मन के लोहे के कवच को भी आसानी से काट सकती थी। और इस तलवार की बेमिसाल ताकत का राज था वुड्स स्टील। ये दक्षिण भारत में बनने वाला एक बहुत ही खास किस्म का हाई कार्बन स्टील था। इसकी तकनीक इतनी एडवांस्ड थी कि यूरोप के महान वैज्ञानिकों में से एक माइकल फैराडे ने सिर्फ ये समझने के लिए कि ये बनता कैसे है, इस पर 4 साल तक रिसर्च की। तो सवाल ये है कि इतना मशहूर उद्योग आखिर खत्म कैसे हो गया? देखिए, इसके 3 बड़े कारण थे, जैसा स्लाइड में साफ है। सबसे पहले अंग्रेजों की जीत के बाद तलवारों और कवच की मांग ही खत्म हो गई। फिर ब्रिटेन से सस्ता लोहा और स्टील बाजार में आने लगा, और जो आखिरी कील ताबूत में ठोकी वो थे नए वन कानून, जिसने कारीगरों को उनका कच्चा माल यानी लकड़ी और लौ अयस्क लेने से ही रोक दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उन्हीं पुराने पारंपरिक उद्योगों की राख से भारत में एक नए औद्योगिक दौर का जन्म हुआ। ये एक बिल्कुल अलग तरह की शुरुआत थी। और इस नई शुरुआत का साल था 1854, जब बॉम्बे में भारत की पहली मॉडर्न कॉटन मिल लगाई गई। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था। दशकों तक ब्रिटेन से कपड़ा मंगाने के बाद अब भारत अपनी शर्तों पर इस इंडस्ट्रियल खेल में वापसी कर रहा था। इस नए उद्योग को असली रफ्तार मिली पहले विश्व युद्ध के दौरान। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, प्रोडक्शन में जबरदस्त उछाल आया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की मिलें तो जंग का सामान बनाने में बिजी थीं, इसलिए सेना की वर्दी और दूसरे कपड़ों की सप्लाई का एक बहुत बड़ा ऑर्डर भारतीय मिलों को मिला। तो एक तरह से एक संकट भारत के लिए एक अवसर बन गया। और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि जब एक देश की तरक्की दूसरे देश के उद्योगों के मलबे पर खड़ी हो तो उस विरासत को क्या कहा जाए? द ग्रेट रिवर्सल की ये कहानी सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, नहीं, ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ग्लोबल ट्रेड, कंपटीशन और जिसे हम तरक्की कहते हैं, उसकी असली कीमत के बारे में।